नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कवि विद्यापति और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। ये कविताएं कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हैं। इन कविताओं के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी और उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। आइए देखते हैं यह साक्षात्कार। नमस्ते छात्र मित्रों, सबसे पहले परिचय। मैं हूं हरिमोहन शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाता रहा हूं और विषय विशेषज्ञ के रूप में आए हैं डॉक्टर अजय तिवारी। आप हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं और हिंदी साहित्य में लगातार चिंतन मनन लेखन करते रहे हैं। आप हिंदी के सुप्रतिष्ठित विद्वान हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार तिवारी। नमस्कार डॉक्टर शर्मा। आइए कवि विद्यापति के पदों का पाठ हो जाए। प्रस्तुत है विद्यापति के पदों का पाठ। विद्यापति का पहला पद है के पतिया लय जायत रे मोरा प्रीतम पास, हिये नहीं सहय असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मुहि रहलो न जाय, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाय। मोर मन हरिहर लय गल रे अपनो मन गेल, गोकुल तज मधुपुर बस रे कनप जस लेल। विद्यापति कवि गाउल रे धन धर मन आस, आओ तो तोर मन भावन रे एहि कार्तिक मास। आओ तो तोर मन भावन रे एहि कार्तिक मास। दूसरा पद है सखी है की पूछसी अनुभव मोय, सेह प्रीत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन नतिरपित भेल। सेहो मधुर बोल श्रवण ही सूनल, श्रुति पथ परस न गेल। कत मधु जामिनी रभस गमाओली, न बूझल कैसल केली। लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय जरन न गेल। कत विदगध जन रस अनमोदय, अनुभव काहु न पेख। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, लाखों न मिलल एक। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, लाख न मिलल एक। लाख न मिलल एक। अद्भुत। तीसरा पद है कुसुमित कानन हेरि कमल मुखि, मूद रहे दुनयान। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि, कर दे झांपई कान। माधव सुन सुन बचन हमारा,
तू गुण सुंदरी अति भल दूवरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा। धरनी धरी धन कति बेरी बैसई, पुनितई उठई न पारा। कातर दिठी करी चौदिस हेरी हेरी, नैन गरय जलधारा। तो हर बिरह दिन छन छन, तनु छिन 14 चांद समान। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। भने विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखमा देई रमान। वाह भाई, अद्भुत पंक्तियां हैं और आपने पढ़ा भी उसे इतने अच्छे ढंग से कि छंदों के भीतर जो छिपे हुए अर्थ हैं वे भी सामने आते हैं। धन्यवाद तिवारी इससे जी। संभव है विद्यार्थियों को बड़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। तो चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले विद्यापति का कुछ कवि परिचय हो जाए। निस्संदेह, क्योंकि कवि का ही व्यक्तित्व कविता में प्रतिफलित होता है जी और विद्यापति जैसे पुराने कवि का और महत्वपूर्ण कवि का जी। परिचय तो उनकी कविता की समझ के लिए और जरूरी है। जी सभी जानते हैं विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। मैथिल कोकिल का मतलब है कि वो मैथिली भाषा की कोयल हैं। जी कोयल जैसे संगीत से वातावरण को भर देती है, ऐसे अपने पदों से, अपने गायन से विद्यापति ने मैथिली भाषा को समृद्ध किया है, भर दिया है। इसका अर्थ यह है कि मैथिली भाषा का जो स्वभाव है, स्वर है, विद्यापति उसके स्वाभाविक प्रतिनिधि बन गए हैं। जी मैंने मैथिली भाषा और विद्यापति एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। ऐसा कुछ अपनी भाषा से इस कवि का संबंध है। ये संबंध बताता है कि जो वहाँ की लोक संस्कृति है जी। वो विद्यापति की कविताओं में कितनी रची बसी है और विद्यापति की कविताएं वहाँ के लोक जीवन में कितनी रची बसी हैं। इनका समय क्या रहा होगा? इनका समय था 14वीं शताब्दी का आरंभ। अच्छा। क्योंकि 14वीं शताब्दी में ही पैदा हुए जी। और अधिक जीवन इनका 14वीं शताब्दी के दौरान ही का था। हाँ। तो मोटे तौर से 1380 से 1460 माना जाता है, लेकिन यह अनुमानित है। जी 1460 की मृत्यु का समय तो जो 15वीं शताब्दी है वो तो निश्चित है, लेकिन 1380 तो अनुमानित तिथि है क्योंकि उसका कोई वर्णन नहीं मिलता। मधुबनी एक स्थान है मिथिला में, वहाँ बिस्पी गांव में उनका जन्म हुआ था और विद्यापति के पिता जी शिव सिंह के पितामह के दरबार में थे। लेकिन उनसे जब सत्ता छिन गई जी तो काफी दिन तक परेशानी की हालत में इनका परिवार रहा। और दोबारा जौनपुर के शाह शासकों ने, जिस परंपरा में बाद में शेरशाह आए, तो शेरशाह के पितामह के समय उन्होंने मदद की और उनकी मदद से वापस यहाँ मैथिल शासकों का समय आया। कीर्ति सिंह जो थे शासक, तो विद्यापति अपने पिता के साथ कीर्ति सिंह के दरबार में आते जाते थे। फिर कीर्ति सिंह के लिए उन्होंने कहा है कि वो कीर्ति सिंह के खेलन कवि थे। अच्छा। तो खेलन कवि कहने से मतलब कीर्ति सिंह के साथ वो खेले वेले थे, उनके साथ मतलब बहुत बचपन का साथ रहा। लेकिन जो शिव सिंह थे, कीर्ति सिंह के पौत्र, उनके साथ विद्यापति का बहुत दोस्ताना था। उनके परम अंतरंग मित्र थे और उनके सलाहकार। इसीलिए पदों में भी शिव सिंह का जिक्र आता है। भी आता है, जिक्र ज्यादा जिक्र उन्हीं का आता है। हाँ। तो उनके राजकवि भी थे, उनके सलाहकार भी थे और उनके सेना से संबंधित कार्यों को भी या राजकाज से संबंधित और कार्यों को भी देखा करते थे। तो विद्यापति का अनुभव अनेक दिशाओं में था, यानी लोक संस्कृति से लेकर राजकाज तक। और फिर उनका ज्ञान भी एक गणित विषय छोड़ के उस समय का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसका ज्ञान उन्हें ना हो। तो धर्मशास्त्र, अनेक भाषाएं भी आती होंगी, भाषाएं भी अनेक आती थी। और ज्ञान इसलिए उल्लेख करने की चीज है कि धर्मशास्त्र से लेके, ज्योतिष से लेके, नक्षत्र विज्ञान से लेके और संगीत, काव्य इत्यादि अनेक, भूगोल, इन तमाम विषयों का विद्यापति को ज्ञान था। और इतिहास के तो सिर्फ जानकार नहीं थे, इतिहास के तो रचयिता भी थे। अच्छा। जो कीर्तिलता उनकी रचना है, जो कीर्ति सिंह के समय में लिखी गई थी, वो तो अपने समय के समाज का और उस युग के इतिहास का अद्भुत ग्रंथ है। हालांकि वो अपभ्रंश में है और वो अपभ्रंश पूरब की अपभ्रंश है, उसमें है। अच्छा। उसके एक प्रसंग का उल्लेख करना पर्याप्त होगा जो आधुनिक युग में
अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक चिंतकों ने निष्कर्ष निकाले हैं वो वहां मौजूद है कि उथल पुथल का समय चल रहा है, युद्ध हो रहे हैं बार बार। अच्छा, युद्ध के समय में जनता कैसे परेशान होती है, इसके अलावा इस बात का उल्लेख विस्तार से किया है विद्यापति ने कि व्यापारी कैसे युद्ध के समय चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार विद्यापति की समझ बड़ी व्यावहारिक और यथार्थपरक थी। उनकी कविताओं में यह समझ अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। खास तौर से स्त्रियों की पीड़ा उनकी कविताओं में जो आई है वो इस यथार्थपरक समझ से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। छोटी छोटी दो बातों का उल्लेख और करना चाहिए कि विद्यापति की जो प्रवृत्ति थी उनके यहाँ प्रेम एक बड़ा व्यापक विषय है। तो उस प्रेम में तन्मयता और अनन्यता अद्भुत है। अच्छा, आपने जो कविताएं पढ़ी उनमें भी ये दिखाई पड़ता है। खासतौर से जो दूसरा पद था उसमें जन्म अवध हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, ऐसी अनन्यता और तन्मयता उस युग के किसी दूसरे कवि में नहीं मिलती है। ठीक कह रहे हैं आप। तो इस तरह विद्यापति अपने जीवन काल में अनेक दिशाओं में काम करते हुए और उन सारी ज्ञान परंपराओं से समृद्ध होते हुए अपनी कविता को एक नया स्वरूप देते हैं। ये हिंदी साहित्य में उनका बहुत अद्भुत योगदान है और उनकी विशिष्ट पहचान है। क्या बात है, आपने बहुत सुंदर परिचय दिया और मैं समझता हूँ इससे कविता को समझने की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि पहले ही पद में आया है कि पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास। अब इसमें पतिया ले जाने का क्या संदर्भ है? बिल्कुल, क्योंकि कविता का उत्स ही इस पतिया माने पत्र ले जाने के प्रश्न से है। हाँ, माने किसे पत्र ले जाना है, क्यों पत्र ले जाना? आप तो जानते हैं कि संदेश वाहक की परंपरा काव्य में संस्कृत के समय से चली आ रही है। मेघदूत और कालिदास का तो मेघदूत उसी संदेश वाहक का है। तो यहाँ उसी तरह के एक संदेश वाहक का मामला है। लेकिन पत्र तो नायिका भेज रही है, वहां मतलब कहीं नायक भेजता है, कहीं नायिका भेजती है, यहाँ नायिका भेज रही है। ये विशेष इसलिए है कि स्त्री का दुख विद्यापति के दृष्टि में है सामने। इसमें एक पंक्ति आती है जो आपने पढ़ी थी, गोकुल तज मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। गोकुल छोड़ के तुम मथुरा जा बसे हो, कितना अपयश तुमने लिया है। तो गोकुल छोड़ के मथुरा तो कृष्ण जा बसे थे। तो ये कृष्ण की प्रियतमा है, राधा हैं या कोई भी गोपिका हैं, संभवतः राधा हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों को अपने आजीविका के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ता था, इसलिए स्त्रियों को अकेले रह जाना पड़ता था? ये तो उस युग का एक यथार्थ है। अच्छा। लेकिन यहाँ कृष्ण की कथा में ही है, कृष्ण कभी एक जगह नहीं रुके। बाद में मथुरा से वो और कहीं चले गए। तो कृष्ण जहां प्रेम कर रहे थे वहां से वो चले गए। तो कृष्ण तो निर्विकार हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका को बहुत कष्ट होता है। इससे विरह की पीड़ा उस प्रेमिका को झेलनी पड़ती है, इसलिए विरह आता है। तो विरह आता है और पति के जाने के बाद या प्रेमी के जाने के बाद स्त्री का विरह है। अब वो स्त्री अपने पति को याद करती है और पत्र भेजने का उपाय खोजती है। तो ये जो गोकुल से मधुपुर जा बसना है, पत्र का संदर्भ इस बात से जुड़ा है, वो पति के पास संदेश भेजना चाहती है। नहीं, इसी पद में मैं देख रहा हूं कि दूसरी पंक्ति में आया है कि सावन मास, और अंतिम पंक्ति में इसी पद में आया कार्तिक मास। तो इस सावन मास और कार्तिक मास का क्या संबंध है? हाँ, बहुत सही बात है। हिये नहीं सहाय असह दुख रे भेल सावन मास जी। और अंत में है आओत तोरमन भावन है यही कार्तिक मास जी। तो आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक जी। तो सावन के बाद चौथा महीना जी कार्तिक है। हाँ, कार्तिक शरद ऋतु जी। वसंत, वर्षा और शरद जी। 6 जो ऋतुएं हैं, हाँ, उनमें ये 3 प्रेम की ऋतुएं हैं। हाँ। तो वर्षा में ये जो वर्णन किया जा रहा है, ये वर्षा ऋतु का वर्णन है जी। और वर्षा ऋतु में उसे अपने विरह की वेदना सता रही है। हाँ। तो उसकी सखी या कवि किसी भी निमित्त से
उसे आश्वासन दे रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो, कार्तिक मास में तुम्हारा पति आएगा। तो शरद ऋतु में, वो भी प्रेम की ऋतु है, उस समय तुम्हारा पति आएगा। तो सावन और कार्तिक का ये एक काल का अंतराल व्यंजित होता है। मतलब ये कभी कहना चाहता है शायद कि निराश मत होइए। वही एक तो काल का अंतराल है और काल के अंतराल से वो बताता है अगर आज निराशा है तो कल ये उम्मीद पूरी होगी, तो धैर्य रखो। और इस तरह जो उम्मीद बंधाई गई है ये धैर्य रखने के उद्देश्य से बंधाई गई है। जी जी जी। दूसरे पद में भी जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न तिरपित भेल, ये नैन न तिरपित भेल क्यों कहा गया? यही तो असली बात है जी। आप देखें ये प्रेम का और भाव के उल्लास का, यानी भाव ऐसा भाव है जो प्रसन्नता का भाव है। और जैसे विरह का भाव भी आत्यंतिक है यानी बहुत अधिक है, तो आनंद का भाव भी, उल्लास का भाव भी बहुत अधिक है। जीवन भर तुम्हारा रूप देखती रही हूं, फिर भी आंखें तृप्त नहीं हुई। ये जो अनन्यता है ये प्रेम की पहचान है। जो लंपट होगा वो किसी एक से इस तरह बंधा नहीं रह सकता है। आधुनिक हिंदी के कवि केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ बिल्कुल इससे मिलता जुलता भाव अन्य प्रसंग में है। वो कविता की पंक्तियां स्मरण करने योग्य हैं। मैं गया हूं डूब तेरे बाहुओं में, लोचनों में, कुंतलों में, गिर गया है डूब जितना सिंधु में संपूर्ण सदियों पूर्व, और अब भी मग्न है बेऊब। ये जो गारस्थ प्रेम है ये सदियों से डूबा हुआ है लेकिन ऊब नहीं रहा है। ऐसे ही यह जन्म भर रूप निहारती रही है लेकिन ऊब नहीं पैदा हुई है। वो लालसा बनी हुई है, अभी भी नयन तृप्त नहीं हुए, अभी भी सिर्फ तुम्हारा रूप देखना चाहती हैं आंखें। क्या बात है। ये जो अनन्यता है ये प्रेम की पहचान है, और प्रेम की ये पहचान विद्यापति को विशेष बनाती है। अच्छा, एक अंतिम में प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूं, बल्कि उसके बीच में मैं एक चीज जी जोड़ दूं इसमें कि विद्यापति दरबार में रहते थे। और दरबारी कवियों के यहाँ प्रेम की ऐसी अनन्यता नहीं दिखाई पड़ती। श्रृंगार रस का वर्णन बहुत है विद्यापति के समय में, रासक काव्य परंपरा में, रासो काव्य परंपरा में, और उसके बाद पूरी रीतिकालीन कविता में श्रृंगार ही श्रृंगार भरा हुआ है। एकदम। दोनों में क्या अंतर है ये मैं जानना चाहता हूँ। वहां श्रृंगार क्षणिक अनुभव है। अच्छा। वो रीतिकाल में अच्छा। या दरबारी कविता में मिले, तृप्त हुए, चले गए जी। पति नहीं है, कहीं और रमण कर रहे हैं, प्रिया दुखी है, आए, थोड़ा बहुत मनाया, नहीं तो डांटा फटकारा, हट गए जी। प्रेम ऐसा अनन्य नहीं है। यहां ऐसा अनन्य है कि जन्म भर एक ही व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं और उस प्रेम से तृप्त नहीं होते, निराश नहीं होते, उससे हटने का मन नहीं करता। तो पूरे में यही भाव है। अच्छा। तो ये जो अनन्यता है या अन्योन्यता है, एक का दूसरे से अटूट और स्थायी संबंध जी। ये जो मानवीय प्रेम है ये विद्यापति का है, जो दरबारी प्रेम नहीं है। क्योंकि किसी सामंत की, किसी राजा की एक ही पत्नी नहीं होती थी, वो अनेक स्त्रियों से उनका संबंध होता था। पर यहाँ विद्यापति उस अनन्यता का महत्व प्रतिपादित करते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा तिवारी जी, मेरा एक तीसरा प्रश्न है। इस तीसरे पद में ये आया है शिव सिंह और लखमा देवी का प्रसंग अंतिम पंक्तियों में। इन प्रसंगों का संदर्भ क्या है, आशय क्या है? देखिए, जो शिव सिंह थे जी, ये जब दिल्ली के शासक ने हमला किया जी, तो उस युद्ध में मारे गए थे। उनकी अनेक रानियों में पट रानी थी लखमा देवी जी। तो ये पूरी कविता राधा के माध्यम से लखमा देवी के विरह की कविता है। अच्छा। तो राधा कृष्ण का प्रेम इसमें रूपक है और जो वास्तविक दुख या विरह की अनुभूति है वो लखमा देवी की है। अच्छा। इसके जो उपमान हैं वो बड़े अद्भुत हैं। सबसे पहली ही पंक्ति में आप याद करें जी, कुसुमित कानन हेरी कमल मुख। कमल भी फूल है जी, जी, और कानन भी कुसुमों से, फूलों से बना हुआ है। तो एक तरफ वो कमल मुखी स्त्री है और दूसरी तरफ फूलों से भरा हुआ उपवन है। उस उपवन को देख के ये जो कमल मुखी है, जिसे प्रसन्न होना चाहिए, वो प्रसन्न नहीं होती, मुख फेर लेती है, इसलिए कि उसका पति उसके पास नहीं है। तो प्रकृति
उपवन तो प्रसन्न हो सकता है क्योंकि उसे किसी प्रिय का विरह नहीं है, लेकिन लक्ष्मा देवी को या नायिका को वैसा विरह है, वो प्रसन्न नहीं होती है। यहाँ कवि उस सारे विरह का वर्णन करता है जिसमें वो लगातार दुबली होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, कोयल की और भंवरे की गुंजान सुन के कान बंद कर लेती हूँ गलियों से। यानी जो सुख के बढ़ाने वाले उपादान हैं वे इसके दुख को बढ़ाते हैं क्योंकि अभाव है। तो ये सब देख के विद्यापति, यही उद्दीपन है शास्त्र के हाँ, वो उद्दीपन है। तो विद्यापति इसको देख के पीड़ित होते हैं और उसकी पीड़ा को आश्वस्त करते हैं कि धीरज रखो, कभी वो आएंगे, कभी वो आएंगे। और इस तरह उसके दुख को भी व्यक्त करते हैं और आशा तो इसलिए बधाई जाती है कि दुख में जीने का सहारा हो जाता है। बहुत ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाह तिवारी जी, आपने इन पदों के अंदर जो गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं उनको अनेक संदर्भों के द्वारा उद्घाटित किया और मैं समझता हूँ इससे हमारे छात्रों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे सभी दर्शकों को विद्यापति की जो जानकारी है वो पूरी तरह से मिल गई होगी, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने कवि विद्यापति और उनकी कविताओं संबंधी जिन पहलुओं को छुआ है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी हैं, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को एक नया आयाम प्रदान करता है, एक विस्तार देता है। फिर भी आपके मन में कविता संबंधी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों, अपने अध्यापकों से चर्चा करें, हमें अवगत कराएं, हमें ज़रूर पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता पर चर्चा करने के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।